हाँ। अच्छा सर, ये 23 तारीख को फिर पंचायत आप करा रहे हैं, लेकिन धोखा दे रहे हैं आप लोग किसानों को, एक तरीके से पहलवानों को। टाइम पे टाइम न्याय का। इसमें हाँ। मुख्य बात ये है कि सरकार अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई है। कहीं तो सरकार ये कह रही है कि साहब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर हो या और जो अमित शाह जी हो, इन लोगों से जब बैठक हुई तब इन लोगों की जो कथनी रही है, इनकी कथनी ये रही है कि हाँ साहब बैठक हो रही है और इस पे 15 जून तक का टाइम दिया था, जो कल ख़त्म हो जाएगा, कि 15 जून तक इस पे फैसला हो जाएगा। लेकिन पुलिस का जो रुख है, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अलग टोन में बात कर रही है। पुलिस कह रही साहब ऑडियो भेजो, पहलवानों से वीडियो भेजो। तो कहीं ना कहीं या तो सरकार कंफ्यूज है या फिर ये पहलवानों का हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ से ये देखा जाए पीछे से एक दबाव भी बनाने की कोशिश की जा रही है पहलवानों के ऊपर कि ये लोग अपने जो शिकायतें हैं वो वापस ले लें, और जो एक पॉस्को के तहत जो एक FIR हुई थी तो उसके पिता के ऊपर भी काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें देखने में आ रही हैं, और कुल मिला जुला के जो है एक बात ये स्पष्ट हो चुकी है कि बीजेपी साफ तौर पे ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रजभूषण से सवाल जवाब होने चाहिए थे वो सवाल जवाब ब्रजभूषण से नहीं हो रहे, जबकि सवाल जवाब किससे हो रहे? पहलवानों से हो रहे। सवाल जवाब किससे हो रहे? किसानों से हो रहे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक महिला आती है, कहती हैं कि हम खराब हैं क्या? नेताजी को अगर कुछ गलत या फिर वैसा ही मनचले होते तो हम लोग क्या कम है? उस वीडियो को कैसे देखते हैं? देखो वो तो एक फुहड़ता है। हाँ। ये बीजेपी के जो संस्कार हैं और बीजेपी के नेताओं के संस्कार को बताते हैं। हाँ। ब्रजभूषण के भी संस्कार उसी टाइप के हैं, इसी टाइप के भी उस नेत्री के भी संस्कार हैं। और आपने देखा भी होगा कि तमाम जगह, अभी इंदौर का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें RSS के एक नेताजी का एक होटल था, और होटल में देह व्यापार की काफ़ी जो है घटनाएं देखी गई, और आपत्तिजनक स्थिति में नेताजी भी पाए गए और कई युवक युवतियां वहां से पकड़े गए। इसी तरह की एक घटना यहाँ उत्तर प्रदेश में भी देखने में आई है। पैसिफिक मॉल की घटना है, आनंद विहार के पास होता है, तो उसमें भी स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार का धंधा हो रहा था, और उसमें भी पीछे से RSS के लोगों के तार जुड़े हुए मिले। तो बीजेपी और RSS का ये आचरण है, इनकी जो करनी है और कथनी है उसमें बहुत फर्क है। इनके सारे के सारे नेता इसी टाइप के हैं। और उत्तराखंड में तो एक बीजेपी के कार्यालय में जो नालियां थी वो कॉन्डम के पैकेट से भरी हुई मिली, नाली जाम मिली। तो आप अंदाजा लगा लीजिए ये कितनी संस्कारी पार्टी है और इनके आचरण किस तरह के हैं, इनका जो कार्यशैली है वो किस तरह की है, और ये बहन बेटियों को किस नज़र से देखते हैं। जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं आप देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो चाहे किसी भी राज्य की घटना हो, ज़्यादातर बलात्कार की घटनाओं में या तो शासन प्रशासन के लोग मिलेंगे या बीजेपी के नेता जो है उसमें शामिल मिलेंगे, और जहां ये फंसते हुए नजर आते हैं तो वहां से ये फिर एजेंडे को बदलने का काम करते हैं। कहाँ अभी इतनी बड़ी रैली करी ब्रजभूषण ने, तमाम समर्थन मिला, मालाएं मिली, लोग फिर भी काफी सपोर्ट में। आप कह रहे हो कि गलत आदमी। देखो साहब ऐसा है, हाँ। इस देश में दो तरह के लोग हैं, दो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। एक लोग वो है जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, सत्य अहिंसा प्यार और आपसी भाईचारे में मानते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, जो नफरत को मानने वाले लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस देश में अगर 70% लोग गांधी जी को मानने वाले हैं तो 30-35% लोग गोडसे को भी मानने वाले हैं। और आपके जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी, वो तो गोडसे की जय जयकार के नारे लगा रहे थे, वो तो गोडसे को देशभक्त बता रहे थे। और संबित पात्रा जो है, जो प्रवक्ता है, वो गांधी को राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बापू कैसे राष्ट्रपिता हो गए, एक व्यक्ति जो 1880 शताब्दी में पैदा हुआ और वो कैसे हमारा राष्ट्रपिता हो जाएगा। तो इस तरह की आप बातें देख लो, जब बीजेपी के लोग गोडसे को तो बता रहे हैं इतिहास जगा रहे हैं, वो जो दबा हुआ कांग्रेस ने, इतिहास हाँ, नहीं जगा रहे, ये असलियत इतिहास को दिखा रहे हैं बदलने वो। की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतिहास दबा हुआ है, इतिहास ये इनके हिसाब से सही है, तो जब ये चीन में जाते हैं, जब ये जापान में जाते हैं मोदी जी, जब अमेरिका जाते हैं मोदी जी, तो वहाँ जाके आप भगवान बौद्ध और गौतम और गांधी जी की शरण में क्यों चले जाते? वहाँ जाके आप सावरकर और गोडसे की बात करो ना। विदेशों में जाओगे तो आपको गांधी की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थी, और वो ऐसी विचारधारा थी, इस विचारधारा को हमारे देश नहीं पूरी दुनिया में लोग मानते हैं।
दक्षिण अफ्रीका जो हमारे बाद में आज़ाद हुआ है, वहाँ नेल्सन मंडेला को वहाँ का गांधी माना जाता है। और तमाम जो राज्य है, तमाम जो देश हैं, छोटे छोटे देश हों या बड़े बड़े देश हों, वो गांधीवादी आइडियोलॉजी को अभी भी पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के लिए हमारे देश में आते हैं और उस विचारधारा को एडॉप्ट कर रहे हैं। विदेशी, चाहे यूरोप के लोग हो, यूएसए के लोग हो, वो यहाँ आके गांधी को पढ़ना पसंद करते हैं, कोई भी सावरकर और गोडसे को नहीं पढ़ता। बीजेपी साफ तौर पे इतिहास को बदलने का काम कर रही है। ये वही बीजेपी है जो सावरकर, जो गद्दार था, जिसने 9 बार लिखित माफीनामा दिया था, उसको ये वीर बनाने पे तुले हुए, उसको भारत रत्न दिलाना चाहते हैं और गोडसे को ये आतंकवादी से क्रांतिकारी बताने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे शहीदों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों की चल रही थी, तो जो साक्षी मलिक हैं वो आला हाईकमान से मिली हैं, कैसे देखते हो उसको? देखिए, निश्चित तौर पे देर जो की जा रही है, जो मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ाया जा रहा है कि पहलवानों पे दबाव बनाया जाए। किसी को पैसे पे का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को नौकरी का दबाव बना रहे हैं कि तुम नौकरी ज्वाइन नहीं करोगे, आंदोलन करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, किसी के ऊपर चरित्र पे उसके लांछन लगाए जा रहे हैं। तो हर तरीके से ये सरकार जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी की शुरू से इसी तरीके की फिलॉसफी रही है, इनका आचरण ही इस तरीके का रहा है। हमें किसान आंदोलन को उसको देखना होगा। किसान आंदोलन को पहले बदनाम किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही बताया, फिर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। 3-4 जो किसान यूनियनें थी वो आंदोलन छोड़ के भी गई थी, फिर पुलिस प्रशासन का दबाव बनाया, फिर किसानों को कुचलवाने का भी काम किया और बाद में आपने देखा कि जब किसान नहीं टूटे तो मोदी जी को हार माननी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी। उसी तरीके से पहलवानों पे ये अब दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इनको जंतर मंतर से हटा दिया, इनके ऊपर फर्जी केस लगा दिए, इनको पुलिस से रोदवाया, लेकिन इनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हो रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है, कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। 15 जून तक का समय दिया गया है और 15 जून के बाद एक नई रणनीति के तहत आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। अभी सरकार को समय दिया जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार को सिर्फ समय दिया गया है, क्योंकि सरकार जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हाँ भाई हम कार्रवाई करेंगे। अब गृह मंत्री अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा। आंदोलन, यही तो बात है कि एक ही आंदोलन, वो एक ही तरीके के बंदे हर आंदोलन में दिख जाते हैं। आंदोलन जीवी काम कुछ है नहीं, बस अब आप विरोध मुझे एक करना बात है। बताइए कि अगर सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, भाईचारे के लिए और अन्याय के लिए लड़ने करने के लिए सरकार को, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए क्या अलग अलग व्यक्तियों की जरूरत है? महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए 85 आंदोलनों में हिस्सा लिया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो नमक यात्रा हो, चाहे वो डांडी मार्च हो, चाहे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो। इस तरीके के 85 आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जो है अटेंड किए। उसमें कई आंदोलन में वो अग्रणी भूमिका में रहे और कई आंदोलनों में वो सहयोगी भूमिका में रहे हैं। देखिए, जब सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, तो अगर आप उसका हिस्सा बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, आप सरकार की गलत नीति के खिलाफ खड़े हैं। अब अगर उस पर सरकार आपको आंदोलन जीवी कह रही है, आपको देशद्रोही कह रही है, आपको आतंकवादी कह रही है, तो ये सरकार की जो है मनोदशा है कि वो सरकार की आइडियोलॉजी इसी तरीके की है कि आप विरोध करेंगे तो आप आतंकवादी हो गए, आप सत्ता से सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही हो गए। और इस बात को लेके तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकारा है कि भाई आप किस प्रजातंत्र की तरफ जा रहे हैं, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई सवाल करता है, अगर आपसे कोई बात मांगता है तो आप उसको लठ दोगे, आप उसको उसके खिलाफ राजद्रोह का केस लगा दोगे। वो तो भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने राजद्रोह जो है वो बैन कर दिया, बोले अब आप किसी के खिलाफ राजद्रोह का केस नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो जो पत्रकार सरकार से सवाल करता था, जो सोशल एक्टिविस्ट सरकार से सवाल करता था, जो विपक्ष का नेता सरकार से सवाल करता था, उसके खिलाफ ये राजद्रोह लगा देते थे। और अब एक इन्होंने नया पैंतरा पकड़ लिया है कि जो भी विपक्ष का नेता इनसे सवाल करता है उसके पीछे ईडी भेज देते हैं। आज तमिलनाडु के एक मंत्री के घर पे ईडी का छापा पड़ा है। जो भी सवाल करेगा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को और संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में मोदी होने वाला है, मोदी जी। देखो साहब, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो आरएसएस ने कही है कि 2024 में आरएसएस का एक मुखपत्र है, आप भी उसको पढ़िएगा, ऑर्गेनाइजर नाम है उसका।
उसने खुद कहा है कि 2024 में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, मोदी के नाम पे आप वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 2024 में ना तो हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा और आपको जो अन्य धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, इनका भी वोट लेना पड़ेगा। और उसी का जो परिणाम है आप देखना, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी कार्यालय में कलमा पढ़ा गया। अब ये लोग जो है पसमानदा की बात कर रहे हैं। मुसलमानों में एक बड़ा तबका होता है, पिछड़ा समाज है मुसलमानों का, जिसे पसमानदा समाज कहते हैं। तो अब मोदी जी पसमानदा समाज को लुभाने का काम कर रहे हैं। अब चूंकि एक बात ये है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ हर जगह मंदिर मस्जिद, हर जगह हिंदू मुस्लिम, हर जगह आप लव जिहाद, आप हर जगह जो है आप हिजाब, तो ये मुद्दे आपके हर बार नहीं चलेंगे, आपको मुद्दे बदलने पड़ेंगे। आप रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, आप जो है बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते, जनता आपका रिपोर्ट कार्ड जानना चाह रही है। तो इस वजह से 2024 में अब मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। अब विपक्ष इनकी घेरेबंदी तैयार कर रहा है। 23 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में विपक्षी एकता पे काम होगा और निश्चित तौर पे जो 2024 का चुनाव है, इसमें हम लोग मिलजुल के जो है बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री घूम घूम के ये प्रचार देखिए, कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का सब जान गए, जिस तरीके के आसाराम बापू थे, जिस तरीके का राम रहीम था, उसी पैटर्न पे धीरेन्द्र शास्त्री भी चल रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतना बड़ा बाबा था, ज्ञानी था, तो उड़ीसा वाला जो रेल दुर्घटना हुई, उस रेल दुर्घटना को उसने क्यों नहीं रुकवा दिया। और धीरेन्द्र शास्त्री पे तो खुद इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उनके आश्रम से सैकड़ों लोग लापता हो चुके हैं और दर्जनों के खिलाफ जो है दर्जनों FIR उनके यहाँ हो चुकी है लापता होने की। धीरेन्द्र शास्त्री का भी हिसाब किताब बहुत जल्दी होने वाला है। क्या ऐसा माना जाए कि लाइक जो पहलवानों की है लंबी चलेगी? देखो साहब, बीजेपी कोई छोटी लड़ाई तो लड़ने नहीं देती, हर लड़ाई को वो लंबा करते हैं, क्योंकि इनको अपनी जो है, इनका जो अहंकार है वो जल्दी नहीं टूटता है, इनका अहंकार टूटने में समय लगता है। अब अग्नि परीक्षा इस समय जो है पहलवानों की भी है और सरकार की भी है कि सरकार जो अपने वादे इन्होंने पहलवानों से किए हैं, उन वादों पे कायम रहती है कि फिर से ये यू टर्न लेती है। और पहलवानों के लिए ये है कि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो कब तक रहती है और कब तक वो सरकार के खिलाफ डटे रहते हैं। जिस तरह हरियाणा में किसानों पर लठ बजाए गए थे कि पहलवानों की बात को उठाने पर, क्या किसान अब बैठेंगे या फिर साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल साथ देंगे। बजरंग पुनिया भी अभी गए थे, आपने देखा होगा, चड़ूनी साहब के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था, कई किसान उसमें घायल हुए थे, चड़ूनी जी गिरफ्तार भी हुए थे। वहाँ बजरंग पुनिया ने उनको समर्थन दिया था और जहाँ तक मेरी जानकारी है अब वो मांगे भी मान ली गई हैं, किसानों को रिहा भी कर दिया गया और सरकार ने आश्वासन दिया है कि सूर्यमुखी की जो फसल है उस पर MSP दी जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, जब आप एकजुट हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ मुखर होके सवाल करेंगे, सरकार का मुखर होके आप विरोध करेंगे, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, चाहे सरकार कितनी भी निकम्मी हो, चाहे सरकार कितनी भी तानाशाह हो। बहुत शुक्रिया।